नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपका नया साल अच्छा हो। चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज व्यवस्था। दरअसल हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 9। ठीक है, संविधान के 22 भागों में से हम लोग भाग 9 पढ़ेंगे आज। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल की अगर बात दोस्तों करते हैं तो 243 से 243 ओ यानी 16 आर्टिकल आपको यहाँ पर लगभग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ भरी आपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने पास से पढ़ा होगा, तो उससे कुछ अलग हटके ही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन क्यों किया गया, क्यों इसके पीछे लोग पड़े थे संविधान सभा में कि भैया इसका गठन करना चाहिए, क्यों इसके लिए लोग विरोध भी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, केंद्र सरकार होती है। क्या होती है दोस्तों? केंद्र सरकार होती है। उसके नीचे राज्य सरकार काम करती है। राज्य सरकार काम करती है। अब ये स्तर बहुत ही हाई लेवल के स्तर है। ठीक है, हाई लेवल के स्तर इस तरह है। अब सोचिए कि जैसे कि कोई ग्रामीण को कोई दिक्कत होती है तो क्या वो राज्य सरकार के पास जाएगा? ठीक है, कोई सीधे डायरेक्ट मतलब विधायक के पास चला जाएगा क्या वो? है ना, ऐसे समझिए। कोई दिक्कत हुई क्या, उठा के सांसद के पास ही चला जाएगा क्या वो? तो इसके लिए क्या है, इसके विकास के लिए जो वहाँ पर किसान हैं, ठीक है, गाँव के लोग, उनके विकास के लिए स्थानीय स्वशासन की बात की गई। तो यहाँ पर एक पढ़ते हैं सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, स्थानीय स्वशासन की बात की गई, स्वशासन। ठीक है, यहां पर आपसे एक हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाता है, वो ये बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन जो वायसराय था 1880 से 1884 तक। ठीक है, 84 तक। तो दोस्तों सुनो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जिला बोर्डों की स्थापना कर दी थी जिला बोर्डों की। अब जिला बोर्डों की स्थापना क्यों की थी? ताकि मतलब शक्तिशाली बन जाए। ठीक है, स्थानीय शासन। अब यहाँ पे सुनो, देखो जिला बोर्डों की स्थापना की कब थी, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो मान लीजिए बन जाए तो क्या लगाएंगे आप? तो भाई देखिए 1880 से 1884 तक ये वायसराय था। ठीक है, इनको मैं रेस्पेक्ट नहीं देता हूं, ना ही आपको देना चाहिए। ये लॉर्ड वगैरह इनके नाम नहीं था, लॉर्ड इनकी एक उपाधि थी। ठीक है, ये समझ लीजिए, बाकी नाम लॉर्ड रिपन। तो जिला बोर्डों की स्थापना इन्होंने की थी। जिला बोर्डों की स्थापना की थी दोस्तों 1882 में, इन्होंने जिला बोर्डों की स्थापना कर दी थी। अच्छा, हमारे महात्मा गांधी जी वो भी सपना देखे थे कि भैया ग्रामीण में जो है स्थानीय स्वशासन लाएंगे, ग्रामीण का खुद का शासन होगा, जहाँ पर जो किसान वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को उठाएं, समाज में उनका भी स्तर ऊंचा हो। ठीक है, गांधी जी के दिमाग की ये उपज थी और वो सोच ही रहे थे कि आज़ादी के बाद हम लोग स्थानीय स्वशासन को लाएंगे। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान सभा में जब कानून वगैरह बन रहे थे, तब वहां पर बातें हुई कि भैया हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को लाएंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था को लाएंगे तो हर जगह आप देखते होंगे दो पक्ष के लोग होते हैं, एक तो विरोध में होंगे और एक होंगे उसके समर्थन में। तो देखिए, एक पक्ष था विरोध में, और विरोध में जो पक्ष था उसमें सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनका मानना यह था कि पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही लोग तो फिर शासन चलाएंगे। भाई कोई निम्न वर्ग के लोगों को तो कोई चुनेगा नहीं ना, है ना, चुनेगा नहीं। उच्च जाति और उच्च जाति के मतलब जो उच्च वर्ग के लोग कौन हुआ करते थे? उच्च जाति के लोग हुआ करते थे। तब शोषण करने की बात इन्होंने कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी कहना अपनी जगह बहुत ही सही था, मैं ये नहीं कहता सही नहीं था। कुछ लोग समर्थन में भी थे। अच्छा देखिए, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी जी को मानने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले बहुत सारे लोग थे जो संविधान सभा के अंदर थे। तो उन्होंने कहा नहीं, पंचायती राज व्यवस्था तो हम जरूर लाएंगे, चाहे आप कुछ कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत लोगों ने भाई समर्थन किया, विवाद हो गया। तो एक के संथानन नाम के व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो के संथानन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करिए आप
कि पंचायती राज व्यवस्था को आप ऐसा करिए, डीपीएसपी में डाल दीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दीजिए। अब आपको मैंने पढ़ाया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मतलब ये राज्य का कर्तव्य बताता है कि राज्य का कर्तव्य होगा तो वो करेगा, इसके लिए कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। तो कहा ठीक है भाई, मतलब ना इधर ना इधर, बीच का इन्होंने रास्ता निकाल दिया कि आप डीपीएसपी में डाल दो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दो, जिसको मन होगा उसको लागू कर, जो जिसका मन होगा वो लागू करेगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं लागू करेगा भाई। तो कहा ठीक है, ये रास्ता सही है, ठीक है। तो भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आई, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आई। इन्होंने देखिए उस समय क्या था, जब देश आज़ाद हुआ था तब लोगों के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी उभर के आए हुए थे। वो यही सोचते थे कि कैसी किसी भी तरीके से देश की उन्नति करना है। उनके दिमाग में कभी ये नहीं था कि हम अपनी पार्टी को बहुत अच्छा करेंगे। वो सब आगे आया, 1960-70 के बाद आया है। बाकी सबके दिमाग में यही था कि बस किसी भी तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ाना है। देखिए अभी भी है, अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि देश को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाना है, चाहे वो तरीका कोई भी अपनाते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही, अभी भी चलता है, तब भी चलता था। तब वहाँ पर यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। और देखिए गांव जो है, अपना भारत क्या है, ग्राम प्रधान देश है, ठीक है। तो गांव में अगर गांव को चीज़ें सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, गांव के लोग उन्नत नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे उन्नत करेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 कार्यक्रम चलाए थे। एक आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 कार्यक्रम चलाए थे। एक कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसकी डेट आपसे बहुत पूछता है, तो इसकी डेट दोस्तों क्या है, 2 अक्टूबर 1952। ये असफल रही, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक योजना और लाए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये भी किसानों से, गांव से संबंधित थी, प्रसार सेवा, ठीक है। इसका ये 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, 2 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। तो ये पहली जो डेट है ना, ये आपको बहुत एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी या कब लाई गई थी, तो 2 अक्टूबर 1900, सनी पूछता है लेकिन आप 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, पूरा याद करिए, ठीक है। पूरा याद करेंगे तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए। तो क्या होगा कि 2 अक्टूबर 1953 में, समझ गए कि नहीं। ये सफल नहीं रही, तब बहुत परेशान हुए कि यार ये योजना क्यों असफल हो रही है। इसके लिए क्या किया, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1957 में, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष जाहिर सी बात है बलवंत राय मेहता ही जी थे, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता जी की समिति की स्थापना की गई, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे 1957 में। इनसे पूछा गया कि भाई ये योजना क्यों असफल हो रही है, फिर क्या कारण है। तो इन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मतलब एक कहानी के तौर पर, कि इन्होंने ये कहा कि देखिए आप जो भी योजना ला रहे हो वो बहुत ही उच्च स्तरीय है, जिसके लिए योजना ला रहे हो उनकी तो कोई भूमिका इसमें है नहीं। तो आप क्या जानो कि इनकी समस्याएं क्या हैं, कैसे अपने आप को उभारेंगे, कैसे आप अपने आप का विकास करेंगे, आपको क्या पता। आप अपने एक मीटिंग कर लेते हो और सब कुछ बता देते हो कि ऐसे ऐसे होगा, और आप लोग योजना बना देते हो, तो कहाँ सफल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दीजिए, मतलब शक्तियों को बांट दीजिए। विकेंद्रीकरण मतलब, केंद्रीकरण मतलब एक जगह, विकेंद्री मतलब बांट देना। तो इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करिए। तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, आपसे बनता है क्वेश्चन। तो आपको लगाना है बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। ग्राम स्वराज का सपना किसने देखा था, गांधी जी ने देखा था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता जी को कहा। इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दीजिए। इन्होंने कहा भैया इसमें क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था को लागू करिए। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने बताया, त्रिस्तरीय, ठीक है, जिले लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर बताया ग्राम यानी गांव लेवल पर। इन्होंने ये सुझाव दिया कि भैया ऐसा आप करिए, तो इनका सुझाव माना भी गया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय
मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का दोस्तों गठन कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दो, विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अब आप लोग आगे पॉइंट लिख लेंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। इन्होंने सुझाव दिया कि देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया भैया इन्होंने। वो कौन कौन सी, देखो, एक तो जिला पंचायत, जिला नंबर 1 जिला पंचायत, नंबर दो क्या होगा, पंचायत समिति, पंचायत समिति, या इसको बोलते हैं जनपद पंचायत, मतलब ब्लॉक लेवल। ठीक है, इसमें 10 से 20 के आसपास लगभग गांव आते हैं। और फिर ये है ग्राम पंचायत, जिसका प्रधान आप लोग मुखिया या मतलब प्रधान ही कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, जो स्थानीय शासन है यहाँ पर देख लो, हल्का सा रिवीज कर दूंगा। स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक तो आएगा आपका ग्राम, एक आपका आएगा ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा आएगा नगरीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम लोग 3 चीजें ये वाली यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे नगर निगम सबसे बड़ा होता है, नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बताया, ये आज हम लोग ये 2 क्लास में कवर करेंगे। जो पंचायती राज व्यवस्था है 2 क्लासेस में कवर करेंगे, और नगरीय वाला क्षेत्र अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके अगले क्लास में। तो इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको तो आगे हम लोग देखते ही। तो इन्होंने भैया ये बताया कि ऐसे ऐसे आपको काम करने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको द्विस्तरीय बनाना है। तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बात मानी और राज्यों को प्रेरित कर सकते थे, दबाव नहीं डाल सकते थे, क्योंकि संविधान में ये संवैधानिक दर्जा अभी इनको नहीं मिला था। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल थे, अनुच्छेद 40 में पंचायत व्यवस्था की गई। ठीक है, तो देखो इन्होंने प्रेरित किया कि भैया अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करो। तो भैया ऐसा पहला राज्य कौन बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, वो था राजस्थान। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट लिखो कि राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, लागू किया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया सबसे पहले नागौर जिले में। ठीक है, सम देखो ये डेट क्या है, डेट है इसका है 2 अक्टूबर 1959 को। ये डेट आपसे पूछता है। ठीक है, डेट आपसे पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है। तो आपको लगा देना है क्या, आखिर मीच के लगा देना है राजस्थान। कहाँ, नागौर जिले में। ठीक है, लिखा नहीं मैंने, आप लिख लीजिएगा, नागौर जिले में। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या कहता है कि देखो ये जो राजस्थान है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी लागू किया था। ठीक है, कितने दिन बाद, लगभग 9 दिन बाद। ठीक है, 9 दिन बाद, 11 अक्टूबर 2000 नहीं भाई, 1959 को आंध्र प्रदेश ने लागू किया। ठीक है, लागू किया, इस प्रकार से दूसरा राज्य बना था। लागू किया, इस प्रकार ये दूसरा राज्य बना था। लेकिन इसने क्या किया कि इसने चुनाव करवाया था। ठीक है, चुनाव करवाया था, तो सदस्य के लिए चुनाव करवाया था, इसके लिए करवाया था।
तो चुनाव करवाने वाला ये पहला राज्य था, ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहला राज्य। अब समझिए मेरी बात फिर से, मैं ये कह रहा हूं कि जो राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 2 अक्टूबर 1959 को, इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने लागू किया। यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? वो आंध्र प्रदेश है, पहला राज्य राजस्थान है, ठीक है। लेकिन चुनाव करवाया था तो आंध्र प्रदेश ने चुनाव करवाया था, इसलिए आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए चुनाव करवाया था, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको रफ करते हैं। देखो ये सब हो रहा था असफल। अब देखो जैसे 1960 में तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, असम ने अपनाया, 1962 में महाराष्ट्र ने अपनाया, 63 में गुजरात ने अपना लिया था और 64 में पश्चिम बंगाल ने अपना लिया था। तो अपना लिया था लोगों ने, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो रहा था। सफल क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि भाई जिसको मर्जी आए वो अपना, जिसको मर्जी ना आए वो ना अपना, ये था चक्कर, ठीक है। तो ये चक्कर था, तो भैया इन्होंने ये असफल हो गई थी योजना, ये योजना असफल हो रही थी। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अब क्या किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। भैया किया, भैया बताओ अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो देखिए अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के जनक या शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो आपको लगाना है बलवंत राय मेहता जी को, हमेशा ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का जनक, शिल्पकार, वास्तुकार, सुझाव देने वाला, कुछ भी बोले तो आपको लगाना है बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो देखिए अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया। इसका गठन बहुत साल बाद किया गया था, ऐसा नहीं है कि तुरंत गठन कर दिया गया था, ठीक है। अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1977 में, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप इसको द्विस्तरीय बनाइए, आप गांव तक मत जाइए। इन्होंने कहा कि आप गांव तक मत जाइए, आप इसको द्विस्तरीय बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यहीं पे कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो आपको अशोक मेहता लगाना है। देखिए ना कितना कंफ्यूजन हो रहा है। तो द्विस्तरीय प्रणाली का इन्होंने, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया इन्होंने भाई सुझाव दिया, ठीक है। कार्यकाल इन्होंने कहा 4 वर्ष रखो, कार्यकाल इन्होंने कहा 4 वर्ष रखो भाई, ठीक है। कार्यकाल 4 वर्ष रखो और इन्हें कर लगाने की अनुमति दो, ठीक है। तो कहा कि कर लगाने का अधिकार इनको देना चाहिए, ठीक है। कर लगाने का अधिकार देना चाहिए। और चौथी बात क्या कही इन्होंने कहा कि आप जो है राज्य पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग वित्त आयोग का गठन करिए, ठीक है। तो पंचायती राज्य के लिए अलग वित्त आयोग का गठन करने की बात की इन्होंने, अलग वित्त आयोग की गठन सिफारिश की। इन्होंने कहा कि एससी एसटी का आरक्षण की बात की। इन्होंने कहा कि गांव लेवल पर गांव का न्यायालय का गठन हो, गांव का न्यायालय होना चाहिए अलग से, ठीक है। ये बातें इन्होंने, इतनी सारी बातें इन्होंने बताई। लेकिन सरकार गिर गई 1989 में, तो सरकार गिर गई थी, सरकार गिर गई। उसके बाद भैया इनका सिफारिश वगैरह सब ठंडे बस्ते में चला गया, इस पर कोई काम ही नहीं हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक समिति और आती है जिसका नाम है GVK राव समिति। बस खाली आपको याद रखना है कि ये कब आई थी, 1985 में, ठीक है। अब इसको मैं पूरा रफ करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, इसके बाद अब आती है कौन सी समिति? LM समिति। इसके बाद दोस्तों अब क्या आती है? अब आती है आपकी LM समिति। LM समिति ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दूसरी जगह इंपॉर्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट है। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति बोलते हैं इसको, LM सिंघवी समिति। ये कब आती है? 1986 में आती है, तब राजीव गांधी जी की सरकार थी, राजीव गांधी।
किसकी सरकार थी भाई? राजीव गांधी जी की सरकार थी। इन्होंने ये पहली बार कहा कि आप ऐसा करो भाई कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दीजिए। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, पहली बार कहा इन्होंने देखिए, इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया था। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की जो है एक तरीके से कहे तो सिफारिश की थी, ठीक है, बलवंत राय मेहता वाली ही, और कहा कि संवैधानिक दर्जा दो। तो लिख लो यहाँ पर, संवैधानिक दर्जा देने की बात की, संवैधानिक दर्जा देने की बात की, ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाने की बात की, त्रिस्तरीय प्रणाली के अपनाने की बात की, ठीक है। और ग्राम न्यायालय की बात की, ग्राम न्यायालय के गठन की बात की, गठन की बात इन्होंने की बहुत सारे गांव को मिलाकर। और राज्य चुनाव आयोग की बात की, राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात की, गठन की बात की, ठीक है। कर लगाने की बात की, कर लगाने की भाई बात की, ठीक है। इन्होंने इतनी सारी बात करी। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है पीके थुंगन। इसके बाद क्या आता है? पीके थुंगन समिति आती है, ठीक है। इसके बाद क्या आती है? पीके थुंगन, पीके थुंगन समिति। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने भाई बताई, कहा, इन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात की इन्होंने, महिलाओं को SC ST और OBC की आरक्षण देने की बात की, ठीक है। तो महिलाओं SC ST और OBC के आरक्षण की इन्होंने भैया कर दी बात, आरक्षण की बात की। इन्होंने क्या की? बात की, आरक्षण की। दिख रहा है सही से यार? एक तो इसमें मुझे उल्टा दिखता है, मैं जो लिखता हूँ, उसके बाद में मैं एडिट करके इसको दाएं से बाएं कर देता हूँ, तभी ये सही आपको दिखता है। मुझे तो ये उल्टा दिख रहा है जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की बात की इन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की बात की, ठीक है। और कार्यकाल कहा, कार्यकाल रखो इसका 5 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल इन्होंने, अच्छा ये कब आई थी? ये आई थी 1988 में, ठीक है, 1988 में आई थी ये, 1986 में, 1988 में राजीव गांधी जी की सरकार में। अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको संवैधानिक दर्जा दे के ही मानेंगे, अब इसको हम लोग संवैधानिक दर्जा दे के ही मानेंगे। तो भैया इन्होंने क्या किया? 1989 में, ठीक है, 1989 में इन्होंने कहा कि हम 64वां संविधान संशोधन करेंगे। तो ये 64वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए, लोकसभा में पास हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख लो यहाँ पर, ठीक है, कि 1989 में, ठीक है, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लिखेंगे, अधिनियम नहीं बन पाया था ये विधेयक, ठीक है। लोकसभा से पास हो गया था ये, क्योंकि मेजोरिटी थी सरकार में। राज्यसभा से ये भैया पारित नहीं हो पाया था। अब समझिए, फिर से समझ लीजिए कि ये सब कहने के बाद इनके दिमाग में आया कि नहीं, अब तो हम इसका संवैधानिक संशोधन करेंगे ही, इसमें एक संवैधानिक दर्जा इसको देंगे ही पंचायती राज व्यवस्था को। तो 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए, लोकसभा में बहुत बहुमत से पास हो गया, राज्यसभा में फेल हो गया। इसके बाद VP सिंह की सरकार आई, VP सिंह की सरकार भी प्रयास किए हैं, लेकिन वो वहां पर भी कुछ कामयाब नहीं हुआ। अब आता है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992-93 क्यों, अभी बताता हूँ आपको। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपका आता है 1993 का 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो PV नरसिम्हा जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी भाई? PV नरसिम्हा जी की सरकार थी, राइट। तो PV
नरसिम्हा सरकार आई। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका था। ये अधिनियम, आपको इसमें 4 डेट पढ़ाऊंगा मैं, 4 डेट है। देखो 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से ये बिल पास। ठीक है। फिर देखिए एक दिन बाद 23 दिसंबर 1992 से राज्यसभा से पास। ठीक है। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति जी ने इस पे कर दिया साइन, राष्ट्रपति से भी पास। फिर 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू पूरे भारत में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो भाई जब देखो 24 अप्रैल को इसकी स्थापना हो गई थी, तो भैया 24 अप्रैल को मनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लो कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलिए अब देखो यहां तक हम लोग रखते हैं, अगली बात हम लोग कल देखेंगे। बस थोड़ा सा और देख लो कि क्या क्या बना है। अब वही बातें होंगी। कौन कौन सी? पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करना है। ठीक है। जिला लेवल पर, जिला जनपद, क्या नाम बोलते हैं, जिला पंचायत, जनपद लेवल पर जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो ब्लॉक वगैरह होते हैं, तो ब्लॉक लेवल पर वहाँ पर पंचायत, और ग्राम लेवल पर पंचायत। तो ये सारी व्यवस्था आपके पास यहाँ पर आती हैं। इसके आगे का चुनाव वगैरह, कार्यकाल वगैरह हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा हो किसी चीज़ पर लेकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और देखिए जो लोग देखते हैं उसका पूरा वीडियो देखा करें, डाउनलोड ना किया करें यार। ठीक है। ऐसे अभी इतने व्यूज़ नहीं आते, तो आप लोग डाउनलोड कर ले तो आगे फिर रिकमेंड में जाता नहीं मेरा वीडियो, क्योंकि टाइम पास नहीं आता ना उस पर। तो आप लोग चैनल पे भाई जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा दो, जिससे लेटेस्ट आपको अपडेट मिलती रहे। और अपने साथियों को भी इसके बारे में जरूर बताया करें। मैं अपनी जानकारी में बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। अब नहीं वायरल हो रहा तो नहीं वायरल हो रहा। ठीक है। मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने गलती कर दी ये पॉलिसी स्टार्ट करके, क्योंकि जब मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसको ख़त्म करके ही मानता हूँ। तो जब कभी वीडियो नहीं आता है मेरा, तो कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, अगर चाहूँ तो समय निकाल के, बहुत ही समय निकाल के एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन एक अंदर से भी मन होता है ना कि यार कोई देखने वाला तो है नहीं, तो इसलिए। लेकिन तब भी ये पॉलिसी जो है, इसको ख़त्म करने के बाद फिर आगे सोचा जाएगा कि आगे क्या होगा। कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, अगर मतलब पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ाया जाएगा, अन्यथा फिर मुश्किल ही है। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।